चलिए हम आज उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 31 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। पहला जो भाग था वो बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP जिसे कहा जाता है उससे संबंधित था। उसे अगर आपको देखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम हल करते हैं 31वें प्रश्न की ओर, जो कि भाषा प्रथम का होगा और अधिकतम लोगों ने भाषा प्रथम का ऑप्शन जो है हिंदी ही रखा है, तो उसको हल करते हैं। और ये जो प्रश्न है आपको यूपी टेट, सी टेट, यू टेट और TET के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को गौर से देखिए, इसमें हमने पूरी तरह से थोड़ा समझाने का प्रयास भी किया है। चलिए बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि ई यानी कि बड़ी ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। तो ऑप्शन दिया है समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए समवृत्त स्वर। सही उत्तर हो जाएगा ए समवृत्त। चलिए कैसे जानते हैं। समवृत्त स्वर और विवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें व्यंजन की ध्वनि बनाए तो जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा को तालु के समीप रखा जाता है। जैसे ई बोल रहे हैं हम या छोटी ई बोल रहे हैं, ऊ या ऊ बोल रहे हैं, तो जिह्वा जो है तालु के समीप है। तालु जो है मुंह का ऊपरी हिस्सा। ऐसे ही विवृत स्वर में जो है, विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे समवृत में क्या हो रहा है, जिह्वा तालु के समीप है और उसका उल्टा विवृत में हो जा रहा है। आ हम बोल रहे हैं तो जिह्वा जो है तालु से दूर जा रही है। तो ये इसमें बेसिक अंतर है। तो बढ़ते हैं इनके भेद की ओर। वीडियो इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये जरूरी है इनको जानना। समवृत्त स्वर और विवृत स्वर के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समवृत्त स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में मुंह द्वार जो संकरा हो जाता है, जैसे ई, ऊ और ऊ, इनके उच्चारण में जो है मुंह संकरा हो रहा है, आप बोल के देख सकते हैं। और अर्ध समवृत्त स्वर जो है इनके उच्चारण में मुंह द्वार जो है कम संकरा होता है। ये 2 होते हैं, ए और ओ। इसके बाद है विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुंह द्वार जो है पूरा खुला होता है, जैसे आ। तो इन दोनों में मुंह जो है पूरा खुला है। ये भी संख्या में 2 है। और अर्ध विवृत स्वर जो है, अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण में मुंह द्वार अधखुला होता है, जैसे अ, ए, ओ, औ, आ। ये है इनके 4। तो इनको आप याद कर लीजिए, ये किसी भी परीक्षा के लिए आने वाली महत्वपूर्ण हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने विद्यापति की काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यावती की पदावली पढ़कर भी होता है। यानी कि जयदेव की पदावली की तुलना उन्होंने विद्यापति की पदावली से की है और अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन विद्यापति सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। इसको याद कर लीजिए। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। तो इसके ऑप्शन जो है यूटेट की आधिकारिक वेबसाइट ने सी और डी दिए हैं। इसके सही आंसर हो जाएंगे सूरदास भी
कीर्तनकार कवि थे, और कुंभन दास भी जो है कीर्तनकार कवि थे, जो अष्टचाप के कवियों में थे। इसको याद कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 35वां प्रश्न है, चौपाई छंद पर आधारित रमेनी के रचनाकार हैं। सभी जानते हैं रमेनी के रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपोत का पर्यायवाची बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं। कपोत यानी कि कबूतर। चलिए जानते हैं इनके अन्य पर्यायवाची क्या क्या है। कपोत के पर्यायवाची हैं कबूतर, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल, यानी कि इतने इसके पर्यायवाची हैं। और जो ऑप्शन में दिया है वो है पारावत, तो इसका सही उत्तर हो जाए यहाँ पर पारावत, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये समास की बात कर रहा है कि किस शब्द में नंग तत्पुरुष समास है। नंग तत्पुरुष का पहला पद जो होता है वो नकारात्मक होता है, जैसे असत्य, न सत्य, अधर्म, न धर्म, अनाथ, न नाथ, अज्ञान। इसी प्रकार से पहला ऑप्शन जो है अनभिज्ञ जो है नकारात्मक है, तो ये क्या है, नंग तत्पुरुष है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ई के बाद ओ आ रहा है, तो ई का अति, इसका उच्चारण हो जाएगा अति धन उत्तम, यानी कि अति उत्तम। ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, तो ई का य, ऊ का व हो जाता है, यण संधि इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेज शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो अंग्रेज शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है। कंबन रामायण, कृतवास रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो इनकी जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसका जो बेस ग्रंथ है जिससे इसके आधार पर इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा है, उसका आधार ग्रंथ है कृतिवास रामायण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां, चंद्र संकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी। इसमें अलंकार है व्यतिरेक, व्यतिरेक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। देख सकते हैं व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है, यहाँ उपमान में यहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाती है। देख सकते हैं परिभाषा, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, चंद्र संकलंक मुह निष्कलंक दोनों में समता कैसी। यहाँ उपमेय जो है मुख को उपमान यानी कि चंद्रमा की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। यह युग भारतेंदु युग के बाद का समय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो इसका उत्तर है सही बी, स्कंदगुप्त। लेकिन काफी साहित्यिक प्रश्न पूछा है टीटी के प्रश्न पत्र में। स्कंदगुप्त से ये वाक्य ये कथन लिया गया है। अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने।
और याद कर लीजिए बोलगा से गंगा, लेखक राहुल सांकृत्यायन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक पद्यांश है जो 45 से 49 तक के प्रश्नों के हल के लिए दिया गया है। पद्यांश को हम पढ़ते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति लीन। तो ये पद्यांश है। इस पद्यांश से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रचनाकार का नाम बताइए। ये रचनाकार इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत ने बापू के प्रति में इस रचना को लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, यानी कि तुम मांसहीन या तुम रक्तहीन बापू को दर्शाने के लिए दुर्बलता की ओर इन्होंने भाव व्यक्त किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी पद्यांश के अगले प्रश्न की ओर। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, यानी कि आप पुराने भी हो और नवीन भी हो। अलंकार विरोधाभास। पहला शब्द दूसरे का विरोध कर रहा है और दूसरा पहले का विरोध कर रहा है। विरोधाभास अलंकार। पूर्ण इकाई जीवन की का भावार्थ क्या है, यानी कि मानव जीवन की परिपक्वता को इसने पूर्ण इकाई जीवन की कहा है पंत जी ने। अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में कौन सा छंद है। तो मुक्त छंद है। मुक्त छंद उक्त काव्य में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है 50 से 54 तक का गद्यांश है और 50 से 54 तक के प्रश्न जो हैं इस गद्यांश से होंगे। गद्यांश को हम पढ़ते हैं। शिक्षा चाहती है कि उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय को अपना धर्म कर्म मानने लगे। दरअसल यह समझना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों को ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने को संपन्न नहीं बना सकती। समाज के विश्लेषण से ही सच्ची शिक्षा संपन्न हो सकती है। इस तरह से शिक्षा अपने को सींचने का दाना पानी समाज से ले सकती है और समाज को कुछ वापस कर सकती है। ऐसी लोकोपयोगी शिक्षा समाज को और फिर राष्ट्र को ओजस्वी तेजस्वी बनाने में सफल होगी। तो ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है। 50वां प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, छात्र में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना। उत्तर जो होंगे गद्यांश में, कभी भी आप उत्तर देते हैं तो गद्यांश को 2 बार पूरा पढ़ लीजिए, या पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए उसके बाद आप गद्यांश पढ़ लीजिए, तो आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है। लोकोन्मुख यानी कि लोगों की ओर उन्मुख, यानी कि समाज के बहुमुखी विकास की सोच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि गद्यांश में कहा गया है, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ हो सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर है, विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आप वीडियो पॉज करके बैक में जाके गद्यांश को पुनः देख सकते हैं। पढ़ते हैं, लोकोन्मुख में कौन सी संधि है? तो गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? लोक धन उन्मुख, यानी कि अ धन उ बराबर ओ, लोक उन्मुख यानी कि लोकोन्मुख गुण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप संधियां तो जितनी हैं सब पढ़ लीजिए, टीईटी कोई भी हो उसमें काम आने वाला है और अन्य परीक्षाओं में भी काम आने वाला है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन से ही व्याकरण का प्रावधान होना चाहिए। पहला तो ये कह रहा है व्याकरण भाषा का नियंत्रक होती है, दूसरा ये कह रहा है। तीसरा है व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान जो है आवश्यक है, और चौथा कह रहा है भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है शब्द ज्ञान। तो इसका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा कि व्याकरण जो है भाषा का नियंत्रक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है, यानी कि शुरुआत में भाषा का बोध कैसे होता है? अनुकरण और श्रवण से। तो बच्चा जब देखता है, देख के सीखता है, घर वालों को सुनता है तो उसका अनुकरण करता है, तो प्रारंभिक बोध वहीं से शुरू होता है। व्याकरण आदि चीजें बाद में आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है? बुद्धि परीक्षण, गृह कार्य का निरीक्षण, छात्र शिक्षक संवाद, उपचारात्मक शिक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, उपचारात्मक शिक्षण। हम उसका निदान करेंगे कि क्या परेशानी वर्तनीजन परेशानी छात्र को है। हर छात्र की समस्या अलग हो सकती है, हम उपचार उसका करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो भाषा शिक्षण का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना, ये तो नहीं होगा। देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित करवाना, और छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न उलझा हुआ है, तो सी आंसर इसका सही है जो यूटीटी की वेबसाइट में दिया गया है, और अधिक सही ये लग रहा है। इन प्रश्नों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, छात्र की उदात्त भावना का संवर्धन एवं रसानुभूति, छात्र की आंगिक चेष्टाओं को परिष्कृत करना। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य मेरे हिसाब से छात्र की जो उदात्त भावनाएं हैं उनका संवर्धन और रसानुभूति होनी चाहिए। सी आंसर इसका सही है, आयोग ने भी यही दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है छात्र अध्ययन के प्रति सचेत एवं अभिमुख रहते हैं। इसका सही आंसर है, क्योंकि ऐसा है, इससे अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो बालक सचेत रहेगा कि अध्यापक प्रश्न पूछने वाले हैं, तो वो अपने को उत्तर के लिए तैयार रखेगा और अटेंशन उसकी बनी रहेगी। तो दूसरे भाग में फिलहाल इतना ही। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जल्द से जल्द अन्य भागों को भी इसमें हल करें। और आपकी कोई क्वारी, कमेंट या कोई अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।